मेरा नाम शुभम है पापा। आज मेरे सामने खड़े होकर जो बात बोल रहे थे, उसे मानना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस तरह की बात कर सकता है। मैं उनसे हर चीज़ की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इस चीज़ की उम्मीद मैंने हरगिज़ नहीं की थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं घर को पूरा तहस-नहस कर दूँ। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा कि आप कान खोलकर मेरी बात सुन लें। मैं मर जाऊँगा, लेकिन सरिता से किसी भी सूरत शादी नहीं करूँगा। मुझे पता था कि मैं अपने बाप से बहुत ही बदतमीजी कर रहा था, लेकिन आज अगर मैं चुप हो जाता तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी और मैं ऐसा कुछ भी करने के काबिल नहीं था। मैंने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर आपने उसमें देखा क्या है? सिर्फ खूबसूरती और उसके बाप के पैसों पर घमंड करने के अलावा उस लड़की को कुछ नहीं आता। वह 2 टके की लड़की मुझे जहर से भी ज्यादा बुरी लगती है। जरा किसी नौकर से गलती हो जाए तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती है। उसे किसी गरीब इंसान पर रहम नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे वह कोई जल्लाद हो, इस दुनिया की रानी हो। पापा, आपने उसमें क्या देखा जो आप उसकी शादी मेरे साथ कराना चाहते हैं? मैं बेबस होकर चिल्लाया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी पल उस लड़की का कत्ल कर दूं, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे लगा था कि मेरे इतना गुस्सा होने पर वह मेरी बात को जरूर समझेंगे, मुझे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने तो मेरी बात सुनते ही अपना आपा खो दिया था। उन्होंने अपनी आंखें माथे पर रख ली थीं और गुस्से से गरजते हुए बोले कि एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, सरिता के अलावा इस घर में बहू के रूप में और कोई नहीं आएगी। अगर तुमने सरिता से शादी नहीं की, तो मैं किसी से भी तुझे शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी तुम्हें मेरा चेहरा देखने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी बात अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सरिता ही तुम्हारी दुल्हन बनेगी और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम रो, चीखो, मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगा। उनका अंदाज बहुत ही भयानक था, जो मुझे और भी ज्यादा आग लगा रहा था। मैंने अपने बाप को गुस्से भरी नजरों से घूरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पापा को हुआ क्या है, वरना आम तौर पर वो मुझसे हमेशा दोस्ताना रवैया रखते थे। मेरी पसंद नापसंद को हमेशा अहमियत देते थे। अक्सर मजाक करते हुए मुझसे मेरी पसंद का जिक्र करते थे और मैं नेचुरल शर्म के कारण चुप रहता था। लेकिन आज अपने बाप की पसंद देखकर मुझे नफरत महसूस हो रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि आज पापा को अचानक से कौन सा दौरा पड़ा था। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने सरिता के लिए इतना ज्यादा प्यार का इजहार किया हो। वह पूरे परिवार में एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे सब लड़के लड़कियां चिढ़ती थीं। उसका घमंडी और रोब दिखाने वाला लहजा सबको चुभता था। जिस महफिल में वह लड़की जाती थी, सारे कजन्स उस महफिल से दूर हो जाते थे, क्योंकि वह पल भर में किसी की भी इज्जत को मिट्टी में मिला देती थी। वह ऐसा क्यों करती थी, किसी को मालूम नहीं था। शायद उसे अपने बाप की बेतहाशा दौलत का घमंड था। उसके माँ बाप के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। हाँ, यह बात सच थी कि सरिता के पापा बहुत पैसे वाले थे और सरिता उनकी दौलत पर घमंड दिखाती थी। मुझे ऐसी लड़कियां जहर से भी ज्यादा बुरी लगती थीं। आमतौर पर सरिता के पापा हम जैसे गरीबों की किसी महफिल में आना जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही ऊंचे घरानों से थे। सरिता का हाल भी उसके पापा से कुछ अलग नहीं था और दोनों बाप से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से मेरी शादी सरिता से की जा रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था जब यह बात परिवार में फैलेगी और मेरे दोस्त और मेरे कजन वगैरह को यह बात मालूम चलेगी, तो वह मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कैसे इन सारी चीजों को संभालूं, यही सोच सच कर मेरी जान पर बनाई थी। परिवार में एकमात्र मैं ही था जो सबसे ज्यादा सरिता से नफरत का इजहार करता था, और आज मेरी ही शादी उसी से करवाई जा रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का था कि मुझे लोगों का सामना करने से परेशानी होने वाली थी, और यही सोच सच कर मेरा दिल घबराया हुआ था। अभी हम दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई और मुझे गुस्से से देखते हुए बोली कि क्या हो गया है? तुम अपने बाप से किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म हया है या नहीं? घर में छोटी बहन और भाई हैं, इसका कुछ तो ख्याल कर लिया करो। मैं हमेशा तुम्हें यही बात समझाती हूँ कि जो तुम करोगे वही तुम्हारे बहन भाई सीखेंगे। अब क्या मैं तुम्हें हर बात समझाऊं? वो गुस्से में बोली थी, जबकि मुझे मालूम था कि अगर उन्हें भी पापा की बात मालूम होगी तो वह भी इसी तरह का रवैया अपनाएंगे। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर उठते गुस्से को काबू करने की कोशिश की।
मगर हर बात पर चुप रहना सही नहीं था। मैंने गुस्से से मम्मी की तरफ देखते हुए पापा की बात उनके सामने एक एक शब्द बताते हुए रख दी थी। यह सुनकर वह कभी मुझे तो कभी पापा को हैरानी से देख रही थी। मुझे मालूम था कि उनका भी रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि सरिता का रवैया ही कुछ ऐसा था। वो ना तो छोटे बड़े का लिहाज करती थी, ना ही किसी को इज्जत सम्मान देती थी। हर किसी को अपने जूते के नोक पर रखना उसका पसंदीदा काम था। मम्मी ने भी तुरंत पापा से पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरिता में आपने ऐसा क्या देख लिया? आप तो जानते हैं ना, वह लड़की पूरे परिवार में बदनाम है। यहाँ तक कि आपके भाई को भी कोई पसंद नहीं करता था। भले ही उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन सबके लिए वह लोग बेकार हैं, क्योंकि उनमें रिश्ते निभाने की कोई खासियत नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही तो पापा की आंखों में अचानक आंसू आ गए और मैं चौंक गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अपने बाप की आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं देखा था। वे बहुत बहादुर किस्म के इंसान थे, हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करने के आदी थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया था और उसी पल मैंने अपने पापा के सामने हार मान ली। क्योंकि मैं इस तरह अपने पापा की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर सरिता से शादी करने का फैसला कर लिया और मैंने चुपचाप पापा के सामने सिर झुका दिया। मैंने कहा कि मैं सरिता से शादी के लिए तैयार हूँ। एक बेटे के लिए यह पल बहुत दर्दनाक होते हैं, जब उसका बाप उसके सामने रोए, और मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता था जिससे कि मेरे बाप मेरी वजह से रोए। लेकिन मुझे हैरानी थी कि पापा और चाचा के बीच ऐसा हुआ किया था कि पापा इतनी जल्दी सरिता के लिए राजी हो गए थे, जबकि वह अक्सर मेरी बहनों को भी सरिता से बात करने से मना करते थे और ज्यादातर हमारे छोटे चाचू से मिलते भी नहीं थे। खैर, समय तेजी से बीत रहा था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार सरिता की हरकतें आ रही थीं और मुझे अपना खून खोलता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं सरिता को कैसे संभालूं, उसे अपने घर के कायदे कानून कैसे सिखाऊंगा, उसके तौर तरीकों के बारे में कैसे बताऊंगा। मैं इतना तो जानता था कि वह अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और उसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन अगर मैंने हार मान ली और कुछ नहीं किया, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता। फिर भी मैंने इतना तो सोच लिया था कि अगर मैं हिम्मत से काम लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिस घर में अभी खुशियां आने वाली हैं, वहां कुछ दिनों बाद मातम छाने वाला था, क्योंकि शादी से एक हफ्ते पहले मेरे पापा किराने की दुकान पर घर का कुछ राशन वगैरह लेने गए थे। उस वक्त मैं अपने कमरे में था। पापा ने आकर सबसे पहले मुझसे मेरी पसंद पूछी थी, तो मैंने उनसे बस इतना कहा कि मैं बर्फी खाऊंगा। उन्होंने मुझे और भी चीज़ों के नाम गिनाए और फिर कमरे से चले गए। मुझे पता था कि अब वह पहले छोटे के पास जाएंगे, उसके बाद सामान लेने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम में से किसी के भी जहन में यह बात नहीं आई थी कि हमें पापा को आज बाहर जाने से रोकना है, क्योंकि बाहर उनके लिए खतरा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और 2 घंटे के बाद अचानक ही मेरे मोबाइल पर रिंग होने लगी थी। मैंने एक गाना गुनगुनाते हुए फोन कान से लगाया। अभी मेरे हेलो कहने की देर थी कि जो मनहूस खबर मुझे सुनाई गई थी, वह मेरी जान निकालने के लिए काफी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया हो, मेरा सीना चीरकर मेरा दिल निकाल लिया गया हो। मेरे लिए मेरे बाप पूरी दुनिया थे और आज उनकी मौत की खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई थी। मैं एक जवान आदमी अपने पूरे शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा था। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरी माँ और मेरी बहनें भागकर मेरे कमरे में आई थीं और मुझे इस हालत में देखकर रोने पीटने लगी। जब मैंने अपनी माँ को गले लगाकर यह खबर दी, तो उनकी आवाज बंद हो गई। वह मुझे अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। वह कहने लगी कि शुभम, अपनी हद में रहो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बातें हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता था कि उनका यही रिएक्शन आना था। कोई भी पत्नी अपने पति की मौत को स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे उसका पति कितना ही बुरा क्यों ना हो। कुछ देर बाद जब मैं अपने छोटे भाई के साथ अपने पापा की लाश लेने गया, तो मुझे साफ लगा कि जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से ही निकल रही हो। मैं फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मेरे चाचा और बाकी परिवार ने मुझे संभाला था। थोड़ी देर बाद ही पापा की अंतिम क्रिया की तैयारियां शुरू हो गई। मुझे पता था कि घर में मेरी माँ के सिर पर सफेद चादर डाल दी गई होगी, उनके हाथ की चूड़ियां और कानों की झुमके उतार दी गई होंगी। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन कुछ भी भुला नहीं सकता था।
पापा की अंतिम क्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। मेरे चाचा ने बहुत मदद की और मैं हैरान था कि वह इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। आखिर बाबूजी और चाचा के बीच ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो हमें नहीं पता थी? आखिर कौन सी वजह थी कि पापा ने इतनी आवारा और बिगड़ैल लड़की को मेरा नसीब बना दिया था? परिवार के शरीफ घराने के लोग अपनी बच्चियों को सरिता से दूर रखते थे कि कहीं की शरीफ बच्चियां भी सरिता की संगत में बिगड़ ना जाएं। हर कोई उसे गिरी हुई और हिक्कारत भरी नजरों से देखता था, क्योंकि वह बहुत ही आवारा टाइप की लड़की थी। लड़कों से दोस्ती, गलत आदतें सरिता के अंदर थीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। आज बाबू के इस दुनिया से गए हुए पूरे तो महीने हो चुके थे, लेकिन इन 3 महीनों में चाचा की बेटी सरिता एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। उसकी इस बेरुखी से मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगा था कि वह लड़की चाहे कितनी भी घमंडी हो, मेरे लिए तो जरूर मेरी माँ और बहन को दिलासा देने आएगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और यही बात मेरे दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफी थी। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह सारी उम्र मुझसे पनाह मांगेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे सामने कौन सी सच्चाई सामने आने वाला है। पापा की मौत के लगभग 5 महीने बाद चाचा ने मेरी माँ से मेरे और सरिता के रिश्ते की बात की थी। माँ का भी सरिता से इसीलिए मूड खराब था क्योंकि वह एक बार भी मातम के वक्त उनके पास नहीं आई थी। सरिता सिर्फ पापा की मौत पर उनका चेहरा देखकर चुपचाप लौट गई थी। न मैंने उसके चेहरे पर कोई खुशी देखी थी, न ही कोई दुख देखा था। वह बहुत ज्यादा चुप थी, और उसके बाद उसने हमारे घर में कदम भी नहीं रखा था। मेरी माँ तो सरिता से मेरी शादी करवाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पिताजी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए हम सब चुप थे। माँ ने भी मजबूरी में सहमति दे दी थी। इन सब बातों में मेरा कोई योगदान नहीं था। मैं चुपचाप बैठा माँ और ताऊ जी की बातों को सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। खैर, शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हुई थी। ताऊ जी ने शादी को बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि वह शादी धूमधाम से करने के पक्ष में नहीं है। अगर उनके पति जीवित होते तो वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते, लेकिन अब जब उनके पति उनके साथ नहीं है तो फिर इतना खर्च क्यों करें? एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि माँ की बात गलत है। शादी एक बार ही होती है और हर लड़की के मन में तरह तरह के अरमान होते हैं। लेकिन जब माँ नहीं चाहती थी कि शादी में धूमधाम हो, तो मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरा शादी सरिता से पूरी सादगी के साथ हो गया था। इम्तियाज ताऊ जी ने अपनी तरफ से ऐसा ही महसूस करवाया कि उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपनी इकलौती बेटी पर उड़ेल दी हो। हमारी तरफ से हल्का फुल्का ही जवाब था। मैंने सरिता को विदा कराकर अपने घर ले आया। पूरे समारोह में मैंने सरिता के चेहरे पर एक बार भी मुस्कान नहीं देखी थी। कई ऐसे मौके आए जब दुल्हन मुस्कुराती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक पल वो याद आया जब वह अपने पिता से मिल रही थी। उसके चेहरे पर काफी सख्ती थी। उसके पिता ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन सरिता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मैं इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाया था, और वहां मौजूद बहुत से लोगों ने भी सरिता की इस हरकत को हैरानी से देखा था। घर आने के बाद कुछ रस्में हुई, फिर सरिता को मेरे कमरे में भेज दिया गया। काफी देर तक मैं बाहर दोस्तों के साथ बैठा समय बिताता रहा। मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन कमरे में तो जाना ही था। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बना रहे थे कि यार, तुझ में अपनी नई नवेली दुल्हन से मिलने की बिल्कुल भी तड़प नहीं है। हालांकि आमतौर पर दूल्हा अपने दोस्तों से जान छुड़ाकर दुल्हन के कमरे में भागने की तैयारी करता है। उनकी बातों पर मैंने हंसकर बात टाल दी थी। फिर रात के 1 बजे जब सब लोग नींद से चूर हो गए और सोने की तैयारी करने लगे, तो मुझे भी मजबूरन अपने कमरे में जाना पड़ा। मुझे लगा था कि सरिता मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, बल्कि आराम से चुपचाप सो गई होगी। लेकिन मैं हैरान रह गया, क्योंकि सरिता जाग रही थी और बैठकर किताब पढ़ रही थी। कमरे में आने के बाद मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए सरिता के पास बैठ गया। उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने गहरी सांस ली और इस रिश्ते को निभाने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अब जब शादी हो गई थी तो रिश्ता तो निभाना ही था। मैं रिश्तों में बेकार की खटास पैदा करना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसके रोकने का अंदाज इतना निराला था
कि एक पल के लिए मैं उसकी पूरी शख्सियत पर फिदा हो गया था। लेकिन उसने कहा, मैं अभी किसी भी तरह के रिश्ते को कायम नहीं कर सकती। मेरे कुछ उसूल हैं, जिनकी पाबंदी करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गया था। वह दुल्हन बनकर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इससे पहले भी मैंने सरिता को देखा था, लेकिन आज सरिता को देखकर मेरे जज्बात मेरे सीने में शोर मचाने लगे थे। शायद नए रिश्ते का तकाजा था, जो सरिता और मेरा जुड़ चुका था। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसे बाहों में लेकर उस पर काबिज होता चला गया। शादी से पहले मैंने जो खुद से बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं उसे मजा चखाऊंगा, उसे इतना परेशान करूंगा कि वह मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन सारे वादे हवा हो गए थे। मैं नाजुक पलों की गिरफ्त में आ चुका था और पूरी तरह इस रिश्ते की नज़ाकत में खो जाना चाहता था। वह मुझे अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और देखते ही देखते मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। यह जानते हुए भी कि वह लड़की किस मिजाज की मालिक है, उसकी संगत में ऐसा सुकून था कि दिल नए अंदाज में धड़कने लगा था। दिल में इतना सुकून उतर गया था कि कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद की वादियों में उतर गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह मेरी बाहों में सोई हुई थी। मैंने उसका चेहरा देखा तो वह बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। कल रात इसी खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं बहक गया था, वरना पहले मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे, जब वह मुझे खुद से हटाते हुए कह रही थी कि मुझसे दूर हटो, अभी मैं इस रिश्ते को शुरू करना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं चुपचाप उससे अलग होकर बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद मैं बाहर आया और फज्र की नमाज अदा की। इस दौरान वह भी जाग गई थी और नहा धोकर मेरे साथ ही फज्र की नमाज अदा करने लगी। मैं वापस सोने जा ही रहा था कि उसने मेरे कंधे से पकड़कर मुझे अपनी तरफ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मैं तो हैरान रह गया था कि मेरे साथ हुआ क्या। वह मेरी ओर देखते हुए गुस्से से गुर्राई कहने लगी कि तुमने जो कुछ मेरे साथ रात को किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें उस दर्द से गुजारूंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए मेरा दिमाग एकदम गुस्से से भड़क उठा था। उसका थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरी मर्दानगी पर पड़ा था। मेरा हाथ भी अचानक उठ गया और उसके नाजुक गाल पर मेरी उंगलियों की छाप छोड़ गया। वह मुझे हैरान नजरों से देख रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। मैंने उसकी ओर देखते हुए गुस्से से उसके कंधों को पकड़कर उसे झंझोड़ दिया था। मैंने गुस्से में कहा कि आज के बाद अपनी जुबान और अपने हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना। जो मैंने रात को किया वह मेरा हक है और तुम्हें मेरा हक देना पड़ेगा। अगर ज्यादा बकवास की तो मैं फिर से अपना हक लेना अच्छे से जानता हूँ। यह कहते कहते मेरी पकड़ उस पर मजबूत होने लगी थी। मेरे इरादे भांपकर वह डर गई थी। उसने मुझे धक्का दिया और फौरन ही बिस्तर में दुबक कर छिप गई। उसका डरना भी मुझे मजा दे रहा था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आकर बिखर गई थी। मैं भी उसके बगल में ही लेट गया। सुबह 10 बजे जब मेरी आंख खुली तो वह अब भी गहरी नींद में थी। मैंने उसे उठाने के लिए छुआ तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि उसे अभी और सोना है। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे मेरी माँ नाराज हो जाए। वैसे भी उन्होंने मुश्किल से ही मेरी शादी सरिता से स्वीकार की थी। उनका बस चलता तो वह कभी भी मेरी शादी सरिता जैसी लड़की से ना करती। जब वह नहीं उठी तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया और मैंने पास रखे पानी के जग को उस पर उड़ेल दिया। वह घबराई हुई उठ बैठी और मुझे गिलास हाथ में देखकर चिल्लाई थी। मैं हंसते हुए बाथरूम में घुस गया था। उसकी नींद तो मैंने खराब कर ही दी थी। मुझे मालूम था कि वह अब कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जरूर जाएगी, इसलिए मैंने जल्दी से खुद को तैयार किया। मेरे अनुमान के मुताबिक वह गुस्से से लाल चेहरा लिए बाहर आई। मैंने फौरन उसे बाहर चलने का हुक्म दिया, जबकि वह जल भुनकर बाथरूम में बंद हो गई। उसके लाल गुस्से से भरे चेहरे और हरकतों ने मुझे उसकी ओर आकर्षित कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि एक ही रात में इस लड़की ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था। मैं तो उससे नफरत करता था। वह मुझे एक आंख नहीं भाती थी। बस अपने पिताजी की इच्छा के आगे मैंने सिर झुका दिया था। लेकिन आज मेरा दिल बदल रहा था। शायद शादी की बात ही अलग होती है। भगवान ने इन 3 लफ्जों में इतनी ताकत रखी है कि एक सख्त से सख्त आदमी का दिल भी अपनी पत्नी के लिए पिघल जाता है।
और ऐसा ही हाल औरत का भी होता है। माँ की आवाज़ पर मैं कमरे से बाहर चला गया। काफ़ी देर तक सरिता कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे बुलाने चला गया। मैंने दरवाजे पर हल्के से खटखटाया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब वह बाहर आई तो मैं उसे देखता रह गया। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके कुर्ते पर गुलाबी रंग के छोटे-छोटे गुलाब कढ़ाई से बनाए गए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सफ़ेद सूट पर उसने बड़ा सा गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था, जिसे उसने सलीके से सिर पर सजाया हुआ था। उस गुलाबी दुपट्टे के आलम में उसका चमकता चेहरा किसी चांद की तरह लग रहा था। वह सफ़ेद कपड़ों में जैसे आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। मैं उसके कान के पास जाकर धीरे से उसकी तारीफ करने लगा। एक पल के लिए वह शर्म से लाल हो गई थी। मेरे लिए यह नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ हम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने हमें ढेरों दुआएं दी और नाश्ता करने को कहा। घर के बाकी लोग पहले ही नाश्ता कर चुके थे, इसीलिए मैं और मेरी पत्नी सरिता ने साथ में नाश्ता किया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा, लेकिन सरिता ने धीरे धीरे हालात के साथ खुद को ढाल लिया था। अब उसने हमारे पतिप वाले रिश्ते को भी शायद दिल से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वह आराम से मेरी संगत में आ जाती थी। मुझसे अब बातें भी करने लगी थी। मेरे छोटे मोटे काम भी अपने हाथों से कर दिया करती थी। लेकिन उसकी नाजुक तबीयत के चलते उसे गर्मी से बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे कमरे में सिर्फ एक पंखा था। हमने कभी भी ऐसी जैसे झंझट में पड़ना सही नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि सरिता को ऐसी की जरूरत है। उसके शरीर पर गर्मी से दाने निकलने लगे थे। एक दिन उसने चिल्लाकर मेरे सामने ऐसी की मांग रख दी। मैंने साफ कह दिया कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं बिजली का बिल भर सकूं या ऐसी खरीद सकूं। तब उसने मुझसे कहा था कि तुम ऐसी खरीद लो, बिल मैं भर दिया करूंगी। लेकिन मेरी गैरत को यह गवारा नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उसकी सेहत को देखते हुए मैंने चुप्पी साध ली थी। आखिरकार मैंने एक ऐसी खरीद लिया, लेकिन वह ऐसी अपने कमरे में नहीं लगा सकता था, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भाई और माँ भी थे। इसीलिए मैंने ऐसी को एक बड़े कमरे में लगवा दिया और हम सब एक ही कमरे में सोने लगे। जब मेरी पत्नी को यह बात पता चली तो उसने कोई शिकायत नहीं की, जबकि मुझे लगा था कि वह नाराजगी दिखाएगी। शुरू के दिनों में वह मेरे बगल में आकर सो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने ऐसा करना बंद कर दिया। जब मैं दोपहर में घर आता तो वह हमारे कमरे में बिना लाइट के गर्मी में पड़ी रहती थी। मैं उससे पूछता, लेकिन वह चुप रहती। मैंने बड़े कमरे में झांका तो मेरी माँ बहन और भाई सब चैन की नींद सो रहे थे। ऐसा कई बार हुआ। अक्सर रात को मैं गर्मी से परेशान होकर उस बड़े कमरे में चला जाता था, लेकिन सरिता ऐसा नहीं करती थी। मेरी अब सहन शक्ति खत्म हो रही थी। जिस ऐसी को मैंने उसकी खातिर लगवाया था वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी और मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानता था कि वह ऐसी में रहने की आदी है और अगर वह ऐसी में नहीं रहेगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वह किसी भी तरह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। मैंने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से में गरजते हुए कहा कि तुमने यह तमाशा क्या लगा रखा है? तुम्हारे लिए मैंने इतना सारा खर्च किया और तुम यहाँ गर्मी में पड़ी हुई हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरे इतना कहने की देर थी कि उसने पूरे जोर से मुझे धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। जो मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ नहीं किया जाएगा। आखिर में मैं रौदी जाऊंगी। भगवान मुझे नरक की आग में झुलसा देगा। वह अचानक ही बदहवासी में चीखने लगी थी और बोली कि शुभम, मैं इतनी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मेरी इतनी परवाह मत करो। मुझे खुद को गिल्टी फील होता है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की हकदार हूँ। मैं तो तुम्हारी नफरत के लायक ही हूँ। मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो। शुभम, मैं अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ ताकि मेरा अपराध कुछ कम हो सके। शुभम, मैं बहुत बुरी हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रो रही थी और उसका यह रिएक्शन देखकर मैं बेचैन हो गया था। मैंने उसे थामना चाहा, लेकिन वह रोते हुए मुझसे और भी दूर हो गई और दीवार के सहारे टिक कर बैठ गई। उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात पर वह इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है। लेकिन इतना तो मैं समझ गया था
कि वह किसी गिल्ट में फंसी हुई है जो उसे अंदर से खाए जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं था कि मुझे सरिता से मोहब्बत हो गई थी और अब मैं अपने इस प्यार की डोर को और भी मजबूत करना चाहता था। इसीलिए मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। मेरे बैठते ही उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और धुआंधार रो पड़ी। मैंने उसे रोने दिया। जब वह रो रो कर थक गई तो मैंने उसके बालों को सहलाते हुए उसे तसल्ली दी और उसे अपने प्यार का एहसास कराया। मैंने कहा कि सरिता, जो तुम्हारे दिल में है सब कुछ मुझसे कह दो। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम मेरी पत्नी हो और एक पत्नी के लिए उसका शौहर सब कुछ होता है। भगवान ने कहा है कि पति एक दूसरे का लिबास होते हैं, उनसे एक दूसरे के राज छिपे नहीं होते। तुम भी अपना राज मुझसे कह दो। उसने मेरे सीने पर सिर रखते हुए कहा कि उस रात मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। सुबह मैं महेश से मोहब्बत करती थी और उस दिन मैं उसके साथ डेट पर जा रही थी। लेकिन उसी वक़्त ताऊ जी आ गए थे। शायद उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि ताऊ जी समय पर पहुँच गए थे। नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह लड़का मेरे लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ था। वह बहाने से मुझे अपने फ्लैट पर ले गया था और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार उसके साथ वहां चली गई थी। लेकिन वहां वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके कुछ आवारा दोस्त भी मौजूद थे और वह सब मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान आपकी रक्षा करना चाहे तो कोई भी शख्स आपको छू नहीं सकता। भगवान जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे अपने पास बुला लें। जैसे ही वह लोग मेरे साथ गलत काम करने वाले थे, वहां ताऊ जी आ गए और उन्होंने मेरी हिफाजत कर ली थी। उन्होंने मुझे उन दरिंदों से बचा लिया था। मैं उम्र भर उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन उन्होंने उसी पल फैसला लिया और मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दिया। मैं तो समझी थी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। सरिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे झटके लग रहे थे। मुझे अब याद आ रहा था कि मेरे पिताजी का मुझे शादी के लिए जोर देना, ताऊ जी का नजरें झुकाकर मुझसे मिलना, और आज पहली बार मुझे अपने पिताजी पर बेइंतहा फक्र हुआ कि वह कितने महान इंसान थे। मैंने सरिता को और भी ज्यादा अपने सीने से खींच लिया और अपने होने का एहसास दिलाया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम मेरे पिताजी की पसंद हो, लेकिन अब तुम मेरी मोहब्बत हो। मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। और उस दिन हम पति पत्नी ने मिलकर एक सच की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या मैंने सरिता को अपनाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और माया नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।